नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिनेश हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में आप लोगों के साथ में। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिंपल टैक्स विद सी दिनेश। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एक रूल शुरू करा था, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई का केस चल रहा है हम लोगों का, जिसमें हम लोग रूल्स डिस्कस कर रहे थे। सेक्शन 15 हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसका रूल नंबर 32 हमने शुरू किया था लास्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, रूल नंबर 32 के अंदर हमने सब रूल 2 इसका कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने बात करी थी कि अगर हम फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करवाते हैं तो उस केस में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे, वो मैंने उस रूल के अंदर डिस्कस कर दिया है। उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, आपको वो समझ में आ जाएगा डिटेल में। बस मैं मोटा मोटा एक बार बता देता हूँ। उसमें दो मेथड है, एक है आरबीआई रेफरेंस रेट मेथड और एक है आपका फिक्स्ड मेथड। और उसमें जो है सप्लायर कोई भी एक मेथड को एक फाइनेंशियल के अंदर चूज कर सकता है और वो बार बार फाइनेंशियल ईयर में उसको चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, बस उतना ही था उसके अंदर। मैं उसकी डिटेल वीडियो जो मैंने बनाई हुई है वो मैं अपने चैनल के ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में डाल दूंगा मैं उसके लिए। ठीक है, अब इसके अभी हम लोग रूल नंबर 32 में ही बात कर रहे हैं। अब रूल नंबर 32 के अंदर हम लोग अब बात करेंगे उसके सब रूल 3 की। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सब रूल कई थे, इसलिए क्योंकि वीडियो उसमें लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है। दोस्तों, जो रूल नंबर 32 का सब रूल 3 है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात करता है, बट किस केस के अंदर बात करता है? वो बात करता है कि अगर आपने कोई बुकिंग करवाई है एयर टिकट की किसी एयर ट्रेवल एजेंट के थ्रू। तो दोस्तों, होता क्या है, आपने को भी पता होगा, अगर आप लोग हवाई जहाज से सफर करते हैं तो होता क्या है, आप जब टिकट बुक कराते हैं तो आप डायरेक्ट एयरलाइन से ना बुक करवा के किसी एजेंट के थ्रू बुक करवाते हैं। लाइक पेटीएम से करवाया, या फिर आपने अमेजोन से करवाया, या फिर आपका जो है मेक माई ट्रिप है, ठीक है, Booking.com है, अगोडा है। अगर आप इनके थ्रू कोई बुक करवाते हैं टिकट, एयर टिकट बुक करवा रहे हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ बात कर रहा हूँ एयर टिकट की, ठीक है ना, और आपने किसी एयर ट्रेवल एजेंट से बुक करवाया, तो उसमें क्या होता है, वो जो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो पूरी की पूरी टिकट प्राइस नहीं मानी जाती। क्योंकि टिकट प्राइस जो आपका है, जो आपका एयर फेयर है, उसके ऊपर तो ऑलरेडी जो एयरलाइन कंपनी उसने जीएसटी चार्ज कर लिया है। ठीक है, आपको उस केस में जो एयर ट्रेवल एजेंट जो अमाउंट जो सर्विस दे रहा है, ठीक है, उस सर्विस के ऊपर भी एक आपको जीएसटी देना पड़ता है। वो वैल्यू कैसे निकलती है उस सर्विस की, वो हमारे इस रूल के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो इसमें यह बोलता है कि इसके अंदर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो मानी जाएगी 5% इन केस ऑफ डोमेस्टिक एयर टिकट। ठीक है, एंड 10% इन केस ऑफ इंटरनेशनल एयर टिकट। ठीक है, इंटरनेशनल एयर टिकट। तो और वो भी किस वैल्यू का, ये भी ध्यान रखना, किस वैल्यू का, जो बेस फेयर है जिस पे नॉर्मली एयरलाइन कंपनी कमीशन पे करती है, ठीक है, किसके ऊपर, जो बेस फेयर है जिसके ऊपर नॉर्मली जो एयरलाइन कंपनी से अपने एयर ट्रेवल एजेंट को कमीशन पे कर दिया, उस बेस फेयर का 5% इन केस ऑफ डोमेस्टिक एयर टिकट और 10% इन केस ऑफ इंटरनेशनल एयर टिकट। मान लीजिए आपने एक टिकट बुक करवाई, ठीक है, उसका डोमेस्टिक के केस में मान के चलते हैं, मान लीजिए उसका जो बेस फेयर था वो 7,000 रुपए था। ठीक है, इंटरनेशनल के केस में मान लीजिए वो 20,000 रुपीज था। ठीक है, तो डोमेस्टिक के केस में कितना होगा, 5% ऑफ एयर फेयर, बेस फेयर है ये हमारा, ये बेस फेयर है। ठीक है, तो इसका 5%, ठीक है, 7,500, तो ये कितना होगा, 350 रुपए। ठीक है, और इंटरनेशनल के केस में कितना, 10%, तो ये कितना हो जाएगा, 2,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो आई वैल्यू, इसको हम मानेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर एयर ट्रेवल एजेंट जीएसटी चार्ज करेगा आपसे, मींस ये उसकी सर्विस कॉस्ट है। ठीक है ना, तो ये था हमारा सब रूल 3। उसके बाद में आता है रूल 32 का सब रूल 4। ठीक है, सब रूल 4 बात क्या करता है, ये बोलता है कि आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है किस केस में, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। मींस आपको भी पता होगा, आपने भी अपनी एलआईसी पॉलिसीज ले रखी होंगी, किसी एक्सिस मैक्स लाइफ हो गया, या फिर एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हो गया, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस होगा, किसी से भी लिया हो, तो उस केस में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालें, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के केस में, सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ये चीज ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, कोई अदर बिजनेस नहीं जिसमें आपकी लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है। ठीक है ना,
तो उसमें हमारे 3 है, जिसमें सबसे पहला वो बात करता है जहां पर कि सप्लाई जो पॉलिसी होल्डर है, ठीक है ना, जहां पर पॉलिसी होल्डर है जिसको पॉलिसी बेची जा रही है, उसको जब उसको पॉलिसी बेची गई, जिस टाइम पे पॉलिसी सेल की गई, उसी टाइम पे उस पॉलिसी होल्डर को कंपनी के द्वारा ये बता दिया गया कि आपको जो ग्रॉस प्रीमियम हम आपसे चार्ज करेंगे, उसमें से इतना अमाउंट आपका हर प्रीमियम में से सेविंग या इन्वेस्टमेंट के रूप में हम अलग कर देंगे। बैलेंस जो अमाउंट होगा वो आपका रिस्क प्रीमियम होगा। इसमें बात ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है लाइफ इंश्योरेंस के केस में, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपके से रिस्क प्रीमियम लिया जा रहा है वही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उसी के ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। जो भी अमाउंट आपके उस प्रीमियम में से अगर कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कर दिया गया पहले से ही, जो कि पहले से पॉलिसी होल्डर को बताया गया है, वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं आता, क्योंकि वो आपका खुद का पैसा है जो आपने उसको दे रखा है आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करने के लिए। आपको खाली जीएसटी उस अमाउंट पे देना जिसके लिए कंपनी आपको सर्विस दे रही है, ठीक है ना। अब मान लीजिए ग्रॉस प्रीमियम यहाँ पे है 1000 रुपए का, और कंपनी ने इसमें से बोल दिया था, पॉलिसी होल्डर को मान लीजिए अमाउंट नहीं बताया, लेकिन उसने बोल दिया भैया हम इसका 20% जो भी आप ग्रॉस प्रीमियम देंगे उसका 20% हम आपका इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका अगर हम 20% निकालते हैं तो ये आता है 200 रुपीज। तो आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई इस केस में, फर्स्ट वाले केस में बनेगी, वो कितनी बनेगी? 800, ठीक है ना। मीन्स ग्रॉस प्रीमियम तो आपने 1000 रुपए का दिया, बट जो वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी कंपनी आपसे चार्ज कर सकती है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो 800 पे ही चार्ज कर सकती है। रीजन भी जो 200 रुपीज है वो आपके बिहाफ पे कंपनी ने इन्वेस्ट या सेव के रूप में आपका अलग कर दिया गया है, ठीक है। पहला केस क्लियर हो गया। ग्रॉस प्रीमियम आपसे चार्ज किया गया, अगर उसमें से कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट या सेविंग में जा रहा है और वो पॉलिसी होल्डर को पहले से ही बता दिया गया एट द टाइम ऑफ सेलिंग आउट ऑफ पॉलिसी, तो वो आपका उसमें से कम हो जाएगा और बैलेंस अमाउंट के ऊपर आपकी जीएसटी चार्ज होगी। उसके बाद में सेकंड केस आता है ऐसा जिसमें आप सिंगल प्रीमियम दे देते हैं एक बार में, लिख एन्युटी प्लान। ऑन एन्युटी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि आपने, अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताता हूं कि क्या होता क्या एन्युटी पॉलिसी। एन्युटी पॉलिसी का मतलब होता है कि आज आपका 1 रुपए की वैल्यू, इन फ्यूचर में उस 1 रुपए की वैल्यू कितनी रह जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए आज जो आपका 1 रुपया वो हो सकता है इन फ्यूचर में सिर्फ 50 पैसे ही रह जाए, ठीक है। तो कंपनी आपसे उस हिसाब से, या 50 पैसे ही रह जाए, तो कंपनी कह रही है कि आपको आज कितना पैसा इन्वेस्ट करना है कि आपको इन फ्यूचर 1 रुपया मिल जाए, ठीक है ना। तो आपको मतलब आज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उस 1 रुपए का जो फ्यूचर में आपको 1 रुपया मिलने वाला, उसमें आज की वैल्यू कितनी होगी कि आप आज कितना इन्वेस्ट करेंगे आपको इन फ्यूचर 1 रुपया मिल जाए वो बनके। तो वो होती है आपकी एन्युटी पॉलिसी। ये मोटी मोटी है, ये वैसे डिटेल कंसेप्ट आपका एसएफएम वगैरह में आता है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं कवर करूंगा। मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दे दिया कि होता क्या है। तो उस केस में क्या होता है, एन्युटी पॉलिसी के केस में कंपनी आपसे कहती है कि आप हमें एक मुफ्त अमाउंट दे दो, मीन्स आप हमारे को एक सिंगल प्रीमियम अमाउंट पे कर दो एक ही बार में, ठीक है। हम उसी अमाउंट को आप मेरे को एक बार में दे दो पॉलिसी के नाम पे, जो है प्रीमियम आप दे दो, हम आपको पॉलिसी इशू कर देंगे। मान लीजिए आपको इन फ्यूचर 10 लाख रुपए मिलने वाले, उस 10 लाख की वैल्यू आज अगर 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए एज ए प्रीमियम मेरे को दो, आपको इन फ्यूचर 10 लाख मिल जाएंगे, ठीक है। तो जीएसटी रूल ये कहते हैं कि भाई जो सिंगल प्रीमियम अगर आपने चार्ज किया, तो जो सिंगल प्रीमियम आपने चार्ज किया उसका 10% जो है वो हम मान के चलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई है। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कितना है, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है उससे। सिंगल प्रीमियम है, एन्युटी पॉलिसी है, सीधा सीधा है कि आपने जो प्रीमियम पे किया है उसका 10% हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपने प्रीमियम पे किया 10 लाख रुपए का, ठीक है, तो इसका 10% निकाल लीजिए, कितना आ गया? 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए आपकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है, ठीक है। इसके ऊपर आपसे जीएसटी चार्ज करेगी कंपनी, ठीक है, इन केस ऑफ सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी। उसके बाद में आता है थर्ड केस है आपका ऑल अदर केस। मींस आपका सिंगल प्रीमियम भी नहीं है, आपका ये इन्वेस्टमेंट वाला कंसेप्ट भी नहीं है ग्रॉस प्रीमियम के अंदर, कि ग्रॉस प्रीमियम चार्ज इतना इन्वेस्ट करेंगे, वो भी कंसेप्ट नहीं है। सिंगल प्रीमियम का भी नहीं, कोई भी अदर केस है इसके अलावा आपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए पैसा दे रहे हैं आप, तो उस केस में जीएसटी रूल कहते हैं कि जब फर्स्ट ईयर में आप जो प्रीमियम देंगे, ठीक है ना, हम उसका 25% मान के चलेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ प्रीमियम, ठीक है। और सब्सिक्वेंट ईयर यानी 1 साल बीत गया उसके बाद में 12.5%, 12.5% वैल्यू ऑफ सप्लाई
ऑफ प्रीमियम। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक पॉलिसी ली, ठीक है, फर्स्ट ईयर में उसका प्रीमियम हर साल सेम है, उसके अंदर प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं है आपका। ठीक है, मान लीजिए ये था आपका 25,000 फर्स्ट ईयर का प्रीमियम, सेकंड ईयर भी आपका 25,000 ही रहेगा, थर्ड ईयर भी आपका 25,000 ही रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट कहती है इसका 25%। तो आपने फर्स्ट ईयर का था आपका 25,000 रुपए, सेकंड ईयर भी 25,000 रुपए, थर्ड ईयर भी 25,000 रुपए। तो जीएसटी रूल क्या कह रहा है, फर्स्ट ईयर में आपने 25,000 रुपए दिया तो 25,000 का 25%, यानी कि 6250 रुपए, 6250, ये आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में 25,000 ही जाएगा, लेकिन 12.5%, यानी कि 3125, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। अब इसका रीजन क्या है भाई, क्यों इसमें कंफ्यूजन आपको इसलिए आएगी कि भाई फर्स्ट ईयर में 25,000 की और सेकंड ईयर में 12.5% ही क्यों? वो इसलिए, इसमें जीएसटी रूल ये बोलता है, उनका जो पीछे का लॉजिक है जो मुझे समझ में आता, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी जो मुझे समझ में आता है, फर्स्ट ईयर में जब आप पॉलिसी लेते हैं तो उस टाइम पे खर्चा ज्यादा होता है कंपनी का। रीजन बीइंग कि जब आप लाइफ इंश्योरेंस या जो भी करवा रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने होते हैं, आपके बॉन्ड पेपर वगैरह बनते हैं, बहुत सारा काम होता है उसके अंदर। इसलिए वो गवर्नमेंट, इसलिए जीएसटी रूल ये कहता है कि भैया फर्स्ट ईयर में हम 25% मानेंगे, सब्सिक्वेंट ईयर में क्योंकि कोई और काम नहीं, सिर्फ आपको प्रीमियम ही देना, कोई और टेस्ट वगैरह या कोई पेपर वगैरह दोबारा फाइल नहीं होते, तो वहां पे हम 12.5% मान के चलेंगे। ठीक है ना, तो ये जो मेरे को समझ में आता है कि पीछे का रूल ये रीजन हो सकता है। तो ऑल अदर केसेस के अंदर फर्स्ट ईयर 25%, सब्सिक्वेंट ईयर 12.5%, ये हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे किसका, प्रीमियम अमाउंट का, किसका, प्रीमियम अमाउंट का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सब रूल 3 क्लियर होगा आपका एयर टिकट का, सब रूल 4 क्लियर होगा लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। सब रूल 4 का एक प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइजो मतलब जिसपे ये कंसेप्ट नहीं लगेगा आपका, सब रूल वाला, सब रूल 4 का कंसेप्ट नहीं, इसमें से कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा। वो ये बोलता है अगर आपने कोई प्रीमियम पे किया है जो कि सिर्फ और सिर्फ रिस्क के लिए है, ओनली फॉर रिस्क, और ये कौन सी पॉलिसी होती है आपकी, टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में आपको पता होता है कि उसमें आपको कुछ भी अमाउंट अगर आपने एक बार प्रीमियम पे किया तो आपको इन फ्यूचर कुछ भी रिफंड नहीं मिलेगा, इवन दो अगर आपको कुछ हो नहीं जाता। ठीक है, तो वो वहां पे क्या होता है, आपकी पूरी लाइफ को रिस्क पे रखा जाता है। ठीक है, वो हमारा टर्म इंश्योरेंस, इसमें जो एग्जांपल आएगा वो आपका टर्म इंश्योरेंस। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस के केस में जितना आपने प्रीमियम पे किया है, जो प्रीमियम पे किया, ठीक है, वो पूरा का पूरा जो प्रीमियम है उसको हम वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी प्रीमियम जो कि आपने सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर करने के लिए पे किया है, उसको हम लोग इस परव्यू से बाहर हो जाएगा, सीधा सीधा उसको पूरी की पूरी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है और उसके ऊपर आप जीएसटी पे करेंगे गवर्नमेंट को। यहां तक क्लियर है? इसके बाद में आता है सब रूल 5, रूल नंबर 32 का सब रूल 5 और रूल 32। सब रूल 5 के अंदर बात करता है सेकेंड हैंड गुड्स डीलर के लिए। ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स डीलर के लिए इसमें क्या बोलता है, सब रूल 5 के अंदर जो हमारे रूल में लिखा हुआ वो ये कहता है कि अगर कोई सेकेंड हैंड डीलर है, सेकेंड हैंड गुड्स का डीलर है, ठीक है, मान लीजिए आप पुरानी गाड़ी बेचते हैं या पुराना फर्नीचर बेचते हैं, तो वो कहता है कि अगर किसी सेकेंड हैंड डीलर ने कोई सेकेंड हैंड गुड्स खरीदा और फिर उसको बेच दिया, ठीक है, तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई जो मानी जाएगी वो डिफरेंस अमाउंट मानी जाएगी सेलिंग प्राइस का और परचेज प्राइस का। मान लीजिए सेकेंड हैंड गुड्स डीलर ने गाड़ी खरीदी 4.5 लाख रुपए की सेकेंड हैंड, ठीक है, परचेज करी 4.5 लाख की, और उसने उसे बेच दिया कितने का, 5 लाख रुपए का। ये परचेज प्राइस था, ये सेल प्राइस है। तो डिफरेंस, गवर्नमेंट ये रूल क्या बोल रहा है कि भैया सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 5 लाख, और परचेज प्राइस कितना, 4.5 लाख, तो डिफरेंस कितना है इसमें, 50,000। तो ये 50,000 आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी इस केस में। बट इसमें रूल में बहुत सारी चीजें लिखी है, वो मैं एक एक करके बताता हूं। ठीक है, यहां तक तो आपको क्लियर है, डिफरेंस मान लिया जाएगा सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का। बट अगर ये नेगेटिव आ जाता, मान लीजिए 4.5 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी तो उसमें बेची इसको 4 लाख रुपए में दिया, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा कितने का, -50,000। तो फिर इस केस में इसको कोई जीएसटी पे करने की जरूरत, इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी नील मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी ही नहीं।
अब इसके अंदर कंडीशंस क्या क्या है सेकेंड हैंड गुड्स के डीलर के केस के अंदर? सबसे पहला होता है कि जो सेकेंड हैंड गुड डीलर है उसने गुड्स को खरीदा, परचेज किया इससे, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं परचेज किया, ठीक है। परचेज करने के टाइम पे उसने इसको पहला तो आईटीसी कोई क्लेम नहीं किया, आईटीसी नहीं लिया, पहला केस। दूसरा, इसने जो गुड्स को परचेज किया, मान लीजिए उसमें कुछ रिपेयरिंग की जरूरत थी थोड़ी बहुत, कि भाई वो कंडीशन ऐसी थी कि वो एज इट इज नहीं बेच पाता, मतलब थोड़ा सा उसमें मान लीजिए गाड़ी खरीदी थी, उसकी कोई लाइट टूटी हुई थी या कहीं स्क्रैचेस थे तो उसको डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ी, तो उसने कोई रिपेयर काम करवाया। रिपेयर भी कौन सा? माइनर रिपेयर होनी चाहिए, माइनर रिपेयर, ठीक है, माइनर रिपेयर करवाया। लेकिन वो माइनर रिपेयर से उसकी जो गुड्स जो उसने खरीदी थी सेकेंड हैंड, उसका ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब उसका जो नेचर था वो चेंज नहीं हो जाना चाहिए। पता चला गाड़ी खरीदी 4.5 लाख रुपए की, उसको रिपेयर करा करके आपने जेसीबी बना दिया, तो नहीं होगा वो, ठीक है। वो जेसीबी में जाएगा तो फिर वो तो पूरी की पूरी मान ली जाएगी, भैया ये पूरी की पूरी आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। मतलब माइनर रिपेयर करवाए, गाड़ी के ऊपर कोई डेंटिंग पेंटिंग का काम करवाए, माइनर रिपेयर, जिससे कि नेचर चेंज नहीं हुआ, गुड्स का नेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है, नेचर चेंज नहीं हुआ। तो क्या कहे, आईटीसी ना लिया उसने, जो गुड्स खरीदे थे उसके ऊपर आईटीसी क्लेम नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उसने अगर कोई माइनर रिपेयर किया जिससे उसका नेचर चेंज नहीं हुआ, तो उस केस में रूल ये बोलता है कि भैया जितने की आपने खरीदी थी, जो परचेज प्राइस था और जो सेल प्राइस है, उसका मार्जिन निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो। अगर वो डिफरेंस पॉजिटिव आ जाता है आपका, तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उसके ऊपर आप जीएसटी पे कर देना। बट अगर वो डिफरेंस नेगेटिव आ जाता है, तो आपको उस पर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है आपकी नील हो जाएगी, उस केस में नील हो जाएगी और उसके ऊपर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो पहला था कि आपको आईटीसी नहीं लेना, परचेज जो गुड्स परचेज करे। दूसरा, माइनर रिपेयर अगर करवाए हैं तो जिससे कि गुड्स का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस केस में रूल ये बोलता है कि आपका जो सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस का डिफरेंस है वो डिफरेंस दे दीजिए। अगर वो पॉजिटिव है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मान लेंगे हम, जो मार्जिन आया आपका। बट अगर मार्जिन नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस कम है, परचेज प्राइस ज्यादा होगा, तो उस केस में उसकी जो वैल्यू मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई, वो नील मान लेंगे, उस पर जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं ये बता देता हूँ भाई, रीजन क्या है इसके पीछे कि गवर्नमेंट ये क्यों कह रही है कि सिर्फ मार्जिन अमाउंट पे दे दो। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है, वो ये कहते हैं कि आप जितने की आपने खरीदी है गुड्स, मान लीजिए जितने की आपने बेची है गुड्स, मान लीजिए 4.5 लाख रुपए की बेची, और गवर्नमेंट कहती है भाई पूरे 4.5 लाख पे आप हमारे को गुड्स दो, तो वो वहां पे डबल टैक्सेशन हो जाता है। क्योंकि वो गुड्स जो थे, जब आपने ओरिजिनली खरीदे थे, जब वो गाड़ी आपने नई खरीदी थी, मान लीजिए 7.5 लाख रुपए की, तब भी आपने उस पर जीएसटी दिया हुआ दे रखा था। और जब वो गाड़ी सेकेंड हैंड मार्केट में आकर के फिर से बिकी, आईटीसी भी नहीं दे रहे आप, पहला तो आईटीसी नहीं दे रहे, दूसरा आप कह रहे कि भैया 4.5 लाख के ऊपर पूरे पे जीएसटी दो, तो डबल टैक्सेशन हो जाता है। तो ये रीजन था जिसमें गवर्नमेंट यहाँ पे सेकेंड हैंड डीलर के गुड्स में बोलती है कि भैया मार्जिन के ऊपर आप पे कर देना। अब इसके बाद में इसका एक प्रोवाइजो भी है, सब रूल 5 का। प्रोवाइजो क्या है? रीप्रोसेस्ड गुड्स। अब रीप्रोसेस्ड गुड्स होते क्या है? अब एक इसको ये समझिए कि आपने कोई गाड़ी फाइनेंस करवाई किसी बैंक से या एनबीएफसी से, ठीक है। अब होता क्या है, जब आप गाड़ी की किस्तें नहीं भर पाते, तो बैंक या एनबीएफसी क्या करता है, आपकी गाड़ी उठा करके ले जाता है। आपने कई बार देखा होगा, यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, या आपने कहीं अगर गए भी हैं अगर ऐसी जगह जहां पे आप गाड़ियों की नीलामी होती है, तो आपने देखा होगा जब गाड़ियां नीलाम होती है, नीलामी, ठीक है। तो यहां पे प्रोवाइजो ये बोलता है कि रीप्रोसेस्ड गुड्स के केस में, जहां पे बैंक ने या एनबीएफसी ने गाड़ी किसी बोरोवर से, किसी डिफॉल्टेड बोरोवर से वो गाड़ी को खींच के लाया, मतलब छीन के लाया उससे, जिसने ईएमआई नहीं पे कर की थी। और क्योंकि उस केस में जो वैल्यूअर है, जो ये हमारा एनबीएफसी या बैंक है, जो फाइनेंसर है, उसको उस गुड्स की वैल्यू नहीं पता, उसको ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि उसका परचेज प्राइस नहीं है उसके पास में, ठीक है ना, परचेज प्राइस नहीं है उसके पास, वो तो गुड्स छीन के लेके आया उससे, क्योंकि वो ईएमआई नहीं भर रहा था। तो यहाँ पे रूल जो प्रोवाइजो ये बोलता है कि भैया जो वो गुड्स आप लेके आए हैं, उसके ऊपर जब उस गुड्स को खरीदा गया था, यानी परचेज डेट से और जब वो गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं आप, यानी कि डिस्पोज यानी कि जब आप बेच रहे हैं, ठीक है, वहां तक, जब आप परचेज डेट, मतलब जब उसकी ओरिजिनल परचेज डेट थी उस एसेट की, और जब आप उस गुड्स को बेच रहे हैं, वहां तक के आप क्वार्टर काउंट कर लीजिए कि कितने क्वार्टर बनते हैं। इसमें पार्ट देयर ऑफ मीन्स अगर एक दिन भी किसी क्वार्टर का आ गया तो वो पूरा क्वार्टर मान लिया जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये गुड्स हमने जनवरी 2024 में उसने बोरोवर ने खरीदे थे,
बैंक ने इसको अक्टूबर 2025 में सेल आउट करा, मतलब डिस्पोज ऑफ किया, क्योंकि उसके बीच में बैंक छीन के ले आया होगा। तो यहां से लेकर के यहां तक के आपको क्वार्टर काउंट कर दे, तो जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हुआ आपका 24 का, फिर 3 क्वार्टर आपके उसके बाद में हुए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 क्वार्टर और हुए। उसके बाद ये हमारा हो गया 24 खत्म, उसके बाद में 25 तक काउंट करो, फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में बेचा तो अक्टूबर का भी क्वार्टर काउंट होगा। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च 1, अप्रैल मई जून 1, जुलाई अगस्त सितंबर 1 और 1 अक्टूबर 1। ठीक है ना, तो कितने हो गए 3 4 5 6 7 और 8 क्वार्टर हो गए। ये 8 क्वार्टर को आप कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो कितना हो गया ये 40%। ठीक है, तो जो गुड्स की ओरिजिनल परचेज कॉस्ट थी, मान लीजिए गुड्स की कॉस्ट थी 8 लाख रुपए, उस 8 लाख रुपए में से आपको क्या करना है 40% माइनस कर दीजिए। 8 लाख का 40% आप निकाल लीजिए, कितना आएगा 3,20,000 रुपए, 3,20,000। तो 8 लाख में से आप इसको माइनस कर दीजिए 3,20,000, तो 4,80,000 रुपए इसकी पीपी मान ली जाएगी, यानी कि परचेज प्राइस। ठीक है, और अब मान लीजिए गुड्स सेल होती है 5 लाख रुपए की, तो 20,000 का पॉजिटिव है, तो आप 20,000 रुपए को जीएसटी वैल्यू मान लेके चलेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई उसके ऊपर दे देंगे। और अगर मान लीजिए 480 की परचेज प्राइस आई, बेच दी हमने 4,60 की, तो माइनस 20,000, तो कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ये इसका प्रोवाइजर रूल प्रोसेस गुड्स के केस में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद में इसका रूल 32 का सब रूल आता है 6। सब रूल 6 क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर आपको उस केस में वैल्यू कैसे निकालेंगे सप्लाई की, जिस केस में आपके पास में कोई टोकन वाउचर या गिफ्ट वाउचर वगैरह कुछ मिल गया या कोई स्टैंप वगैरह है, लेकिन वो स्टैंप अदर देन कौन सी होनी चाहिए, अदर देन पोस्टेज स्टैंप, पोस्टेज स्टैंप को नहीं कंसिडर करेंगे। तो इस सब रूल के अंदर ये बोलता है कि जब आपके पास में कोई भी वाउचर स्टैंप या कोई टोकन है जिसको आप रिडीम कर सकते हैं किसके बदले में, किसी भी गुड्स या सर्विस के बदले। ठीक है, तो उस केस में बोलता है कि जितने की आप वैल्यू गुड्स या सर्विस की वैल्यू खरीदेंगे उस वाउचर को रिडीम करके वो वैल्यू आपकी सप्लाई मान ली जाएगी, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई मीन वैल्यू ऑफ सप्लाई इक्वल टू मनी वैल्यू ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विस which is received against redemption of voucher ऑब्लिक टोकन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कैसे। एक आपने गिफ्ट वाउचर खरीदा अमेजोन का, ठीक है 5,000 रुपए का। ठीक है, 5,000 का गिफ्ट वाउचर था, तो वो 5,000 रुपए वैल्यू सप्लाई नहीं मानी जाएगी आपकी पूरी, जब तक कि आपने उसको रिडीम नहीं किया। जब आप उसको मान लीजिए 5,000 का जो वाउचर था उसको आपने रिडीम कर लिया, कोई 5,000 रुपए का कोई गुड्स आपने अमेजोन से खरीद लिया, या आपने कहीं किसी और कोई ऐसा वाउचर जो आप कहीं और भी रिडीम कर सकते थे। ठीक है, या कोई सर्विस ले ली उससे आपने। ठीक है, जो जितने वैल्यू की सर्विस या गुड्स ले लिया वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। ठीक है, मीन्स मान लीजिए 5,000 की आपने पूरी ले ली थी, तो ये 5,000 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई है। 5 में से मान लीजिए 4,500 रुपए का लिया था, रिडीम करवाया, तो 4,500 रुपए आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। ठीक है, तो जितनी टोकन वाउचर या स्टैम्प की वैल्यू से आपने जितना का रिडीम करवाया किसी गुड्स या सर्विस को लेने के लिए। बट इसमें पोस्टेज स्टैम्प कवर क्यों नहीं करी गई, वो इसलिए नहीं करी गई क्योंकि पोस्टेज स्टैम्प के बदले में आप कोई गुड्स या सर्विस नहीं ले सकते। लेकिन रूल में लिखा हो कि आपने जो भी वाउचर या स्टैंप है उससे आपने कोई गुड्स या सर्विस को रिडीम करके कोई गुड्स या सर्विस ली हो, बट पोस्टेज स्टैम्प को रिडीम करके कोई गुड्स या सर्विस नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए पोस्टेज स्टैम्प हमारे यहां से बाहर हो जाता है। ठीक है, ये यहां तक क्लियर है सब रूल 6। उसके बाद में एक सब रूल 7 है इसका। ठीक है, सब रूल 7 के अंदर हमारा क्या बात करता है, सब रूल 7 में ये बोल रहा है कि अगर कोई भी वैल्यू ऑफ सर्विस जिसको कि जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया, जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया, ठीक है, और वो वैल्यू ऑफ सर्विस जो सर्विस है वो दी किसके द्वारा गई है, डिस्टिंक्ट पर्सन के द्वारा, डिस्टिंक्ट पर्सन के द्वारा दी गई है।
और डेफिनेशन कौन सी है इसकी? सेक्शन 25। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब मैंने पीछे एक वीडियो में कवर किया था, उसका मैं फिर भी यहाँ बता देता हूं। डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है कि एक ही पैन पे मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब होते हैं तो उसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें यह बोला गया था कि अगर जीएसटी काउंसिल कोई सर्विस को रिकमेंड करती है, कोई स्पेसिफिक सर्विसेज को रिकमेंड करती है जो कि डिस्टिंक्ट पर्सन द्वारा दी जा रही है, और वो डिस्टिंक्ट पर्सन भी कैसे दे रहा है कि वो पैरा 2 शेड्यूल 1 में एक बार बता दो तो उसमें बात करता है, ये हमारी है कि कोई भी एक्टिविटी को हम सप्लाई मान लेंगे, कोई भी एक्टिविटी को उस केस में भी हम सप्लाई मान लेंगे जिसमें उसकी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो निल है, मतलब उसको उसकी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विदाउट एनी कंसिडरेशन है। एक्टिविटी ऐसी कोई भी एक्टिविटी को सप्लाई मानेंगे जिसके अंदर कोई कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं है, तो वो हमारा पैरा 2 शेड्यूल 1 बात करता था। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि भैया जो सर्विस डिस्ट्रिक्ट पर्सन दे रहा है उसका आईटीसी अवेलेबल होगा पूरा का पूरा। ठीक है, मींस मान लीजिए अगर दिल्ली हेड ऑफिस ने कोई सर्विस हरियाणा की ब्रांच को दी है, ठीक है, तो हरियाणा की ब्रांच को जो सर्विस वो दे रहा है वो देगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसकी वैल्यू हम डीम्ड मान लेंगे निल। लेकिन किस केस में? जब जो वो सर्विस थी उसका आईटीसी इसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबल आईटीसी होना चाहिए। ठीक है ना, एलिजिबल आईटीसी। मैं फिर एक बार ये रिपीट कर दूं क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि पैरा 2 शेड्यूल 1 में कोई भी का मतलब होता है, इसके अंदर जो लिखा हुआ वो ये है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट पर्सन अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी कर रहा है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसके लिए कोई कंसिडरेशन वो चार्ज नहीं करेगा अपने डिस्ट्रिक्ट पर्सन मतलब अपने दूसरी ब्रांच से, उसको भी हम सप्लाई मान लेते हैं। ठीक है, और ये सब रूल 7 जो रूल 32 का वो ये बोलता है कि कोई भी ऐसी सर्विस जिसको कि जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड करा हुआ है और वो सर्विस किसी डिस्ट्रिक्ट पर्सन के द्वारा ही दी जा रही है अपनी ही दूसरी पार्टी को, मींस एक दिल्ली हेड ऑफिस ने जो है हरियाणा की ब्रांच को अगर कोई सर्विस दे रहा है तो वो सर्विस की जो वैल्यू होगी, जो वैल्यू ऑफ सर्विस मानेंगे, वैल्यू ऑफ सर्विस या वैल्यू ऑफ सप्लाई जो सर्विस की मानेंगे वो हम निल मान लेंगे, डीम टू बी निल होगी टैक्सेबल वैल्यू। किस केस में? जब कि जो वो सर्विस दिल्ली हेड ऑफिस अपने हरियाणा ब्रांच को दे रहा है उसका जो आईटीसी है, इसका जो आईटीसी है वो फुल्ली एलिजिबल है। मैं क्लेम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं फुल्ली एलिजिबल है। एलिजिबल है किसके लिए? हरियाणा ब्रांच के लिए, तभी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई निल मानी जाएगी। लेकिन अगर उसमें से आईटीसी कुछ आईटीसी एलिजिबल नहीं है या फिर हरियाणा ब्रांच सिर्फ 50% आईटीसी के लिए ही एलिजिबल है तो उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई निल नहीं होगी। उस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी जो निकलेगी वो रूल 28 के हिसाब से निकलेगी। ठीक है, जो इसका ही रूल है जिसमें डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पार्टी की बात कर रखी है, ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक एंड काइंड क्वालिटी, और नहीं है तो रूल 30 और 31, वो हमारा रूल 28 बोलता है। तो वो ये इसके अंदर दूसरा एग्जांपल एक तो हो गया फुल्ली एलिजिबल आईटीसी। ये आप कहेंगे कि भैया 50% कैसे हो सकता है? ये हमारे बैंक के केस में ज्यादातर होता है, बैंक के केस में हो सकता है, बैंक के केस में हो सकता है। दूसरा, अगर बैंक नहीं है तो किस केस में हो सकता है कि मान लीजिए हरियाणा ब्रांच जो कोई ऐसी गुड्स के अंदर डील कर रही है जो कि हमारी जीएसटी से ही एग्जम्प्ट है, लाइक पेट्रोल में डील कर रही है, वो पेट्रोल हमारा एग्जम्प्ट है। तो अगर हरियाणा ब्रांच जो दूसरी ब्रांच है जिसको वो सर्विस मिलने वाली है वो कोई ऐसी गुड्स में डील करी जो कि एग्जम्प्ट है हमारी जीएसटी से, और वो ना तो एलिजिबल या तो एलिजिबल ही नहीं है या तो एलिजिबल ही नहीं है या फिर वो पार्शली एलिजिबल है, पार्ट एलिजिबल है, तो फिर हमारा रूल 32 का सब रूल 7 नहीं लगेगा। उस केस में हमारा रूल 28 लगेगा, उसके हिसाब से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 32 कवर हो गया है। अब हम जो अगली वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम रूल नंबर 32A, रूल नंबर 33 दो कवर करेंगे। देन उसके बाद में एक हम लास्ट सेशन और होगा इसके अंदर, रूल नंबर 34 और रूल नंबर 35। देन हमारा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी पिछली वीडियोस होंगी हमारी वो मैं सारी की सारी उसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ये वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। और ऐसी अपडेटेड वीडियो के लिए मेरे इंस्टा पेज में भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी आती है इससे रिलेटेड तो आप मेरे को यूट्यूब पेज के ऊपर कमेंट कर दीजिए और कमेंट प्लीज डिटेल में लिखिएगा, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और मैं जल्दी अपने चैनल पे लाइव आने वाला हूं, तो अगर आपकी कोई क्वेरी आपको वहां पे अगर नहीं आप डाल पा रहे हैं
तो आप मेरे लाइव सेशन में आकर के उसे अटेंड करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। और प्लीज क्वेरी वही रखिएगा जो कि मैंने अपनी अभी तक प्लेलिस्ट में कवर करी है, कोई आउट ऑफ क्वेरी मत रखिएगा इसके अंदर। ठीक है, मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।